तो आज हमारे अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है सिकंदर शाह लोदी, लोदी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक, जिसका शासनकाल हम देखते हैं कि 1489 से लेकर 1570 तक रहा। देखिए काफ़ी लंबा शासनकाल रहा। और इसके हम कार्य और साम्राज्य विस्तार, इसके साथ ही साथ इसका मूल्यांकन भी करेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ हम स्मरणीय तथ्य भी देखेंगे। अगर आपको फैक्ट्स की आवश्यकता है तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अध्ययन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये जो भी पीपीटी है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो, ये देखिए सबसे पहले इनका जो शासन काल रहा है वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक, ठीक है। तो काफ़ी लंबा शासनकाल। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिकंदर लोदी के विषय में थोड़ा सा। देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहलोल लोदी ने किस प्रकार से लोदी वंश की स्थापना के साथ एक संगठित या मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी। हालांकि साम्राज्य विस्तार वो नहीं कर पाया था, लेकिन एक संगठित और मजबूत साम्राज्य की उसने स्थापना कर दी थी। इतना तो हम कह ही सकते हैं कि एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण अवश्य कर दिया था जिसमें कि सिकंदर लोदी ने आगे बढ़ करके साम्राज्य का विस्तार भी किया और अन्य कार्यों को भी किया। तो इसका श्रेय बहलोल लोदी को दिया जा सकता है। अब देखिए सिकंदर शाह लोदी, बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था सिकंदर शाह लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था सिकंदर शाह लोदी। इसका प्रारंभिक नाम था निजाम खान, ठीक है। इसका प्रारंभिक नाम था निजाम खान, आप देख लीजिए। बहलोल लोदी ने अपने जीवित समय में ही अपने इस पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसने जो नियम बनाए थे उसके अकॉर्डिंग उसने उत्तराधिकार का एक नियम बना दिया था, जिसके अनुसार उसने सिकंदर लोदी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जिसके बाद क्या हुआ कि इसके सिंहासन पर आने पे थोड़े बहुत, अभी हम देखेंगे, विद्रोह हुए, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ या किसी ऐसे अमीर ने आकर के शासन सत्ता को ग्रहण करने का प्रयास नहीं किया, जो कि हम पहले देखते आ रहे हैं। तो लोदियों के समय पे ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, एक चीज़ है जो सिकंदर लोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी। एक तो ये था कि अपने आप को, यानी कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहलोल लोदी के समय में किस तरह से सुल्तान समानता के आधार पर कालीन पर बैठकर दरबार लगाया करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर लोदी के सामने सबसे पहली चुनौती थी सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। इसके अलावा गद्दी के जो दावेदार थे उनको भी समाप्त करना। तो गद्दी के अन्य दावेदार कौन थे? तो इसके जो दो बड़े भाई होते हैं, एक होता है बारबक शाह जो कि जौनपुर का शासक होता है। जौनपुर का शासक होता है बारबक शाह। देखिए जौनपुर का शासक होता है, ठीक है ना। बारबक शाह, इसकी तरफ से चुनौती मिलती है। और दूसरी जो चुनौती मिलती है, इसका जो भाई होता है बयाजिद, उसका बेटा होता है हुमायूं आजम, ठीक है, उसकी तरफ से चुनौती मिलती है। तो हुमायूं आजम, तो इन दोनों के चुनौती मिलती है, इन दोनों के साइड से। लेकिन सिकंदर लोदी क्या करता है, बड़े ही आसानी तरीके से दोनों को यहाँ पे हुमायूं जो ये है इनके भाई का पुत्र, इनको समाप्त करता है, इनके विद्रोह को समाप्त करता है और शासन सत्ता पर आरूढ़ होता है। देखिए कारण क्या था जो इनके खिलाफ ये विद्रोह हो रहा था। कुछ सरदार अन्य को लेकर, यानी कुछ सरदार हुमायूं आजम के साथ थे, कुछ बारबक शाह के साथ थे। बाद में हम देखेंगे किस प्रकार से। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये, जो सिकंदर लोदी था ये हिंदू माता का पुत्र था और उसका नाम था जयबंद, जिसके कारण जयबंद जो है इसकी माँ का नाम होता है और ये एक सुनार की पुत्री होती है, ठीक है ना। एक सुनार की पुत्री होती है ये, जिसकी वजह से सिंहासन पर बैठने के लिए इसे योग्य नहीं माना जाता है। इवन ये कह सकते हैं कि इसका विरोध किया जा सकता है, विरोध किया गया था, ठीक है, इसका विरोध किया गया था। तो ये हो गया, थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देख लिया। अब इसके कार्यों पर आ जाइए। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? कार्यों पर आ जाइए, सिकंदर लोदी के कार्य।
तो देखिए कार्यों में सबसे पहले अगर हम देखें उसका साम्राज्य विस्तार हम देख सकते हैं, कार्यों के अंतर्गत उसका साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले, ठीक है, साम्राज्य विस्तार में देखें तो सबसे पहले उसने अपने चाचा आलम खान को पराजित किया था। आलम खान उसके भय से भाग गया था, ठीक है ना, रपरी छोड़कर भाग गया था। तो रपरी नामक स्थान पर उसने विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उसने अपने ही भतीजे, ये जो नाम हम देख रहे हैं, कई बार इसको आज़म हुमायूं भी लिखते हैं, हुमायूं आज़म दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। तो हुमायूं आज़म जो इसका भतीजा था उसने उसको पराजित किया और कालपी को छीन लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर इसने चाचा चाचा आलम खान को पराजित किया, ठीक है, आलम खान को पराजित किया था। इसके साथ ही साथ अब कालपी पर अधिकार किया, कालपी पर अधिकार किया, कालपी पर अधिकार किया आजम हुमायूं को पराजित करके, ठीक है ना। और झालरा पर भी अधिकार कर लिया, झालरा एक स्थान था, यहाँ पर भी अधिकार किया। तो प्रारंभिक रूप से इसने छोटे छोटे स्थानों को जीता और अपने विद्रोहियों को समाप्त किया था, जो इसके सामने पहले चुनौती उत्पन्न कर रहे थे। तो इन्होंने इन तीनों स्थल पर जल्दी जल्दी से विजय प्राप्त की, छोटे छोटे स्थान थे। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है जौनपुर की विजय की, क्योंकि देखिए लगातार जौनपुर यानी कि बारबक शाह इसके भाई के द्वारा एक चुनौती दी जा रही थी। तो सबसे बड़ी चुनौती जो हम देखते हैं वो जौनपुर के द्वारा सिकंदर लोदी को मिलती है। हालांकि सिकंदर लोदी अपने भाई को यह समझाता है, देखिए आप दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको पूरा स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन आप अधीनता स्वीकार करके दिल्ली को राजस्व पहुंचाते रहिए। लेकिन बारबक शाह इसके लिए तैयार नहीं था। जो सिकंदर लोदी था उसका मानना यह था कि राज्य का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन बारबक शाह इतनी सब चीज़ों के बावजूद वो तैयार नहीं था दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने के लिए या अपने भाई के अधीन आने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने लगातार चुनौती दी, विद्रोह विद्रोह करने का भी प्रयास किया था बारबक शाह ने। तब हार मान करके सिकंदर लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण की कर दिया, ठीक है ना, बारबक शाह पर, जौनपुर का शासक। देखिए दूसरी चुनौती थी, देखिए पहली चुनौती आपने देख लिया, वहां पर वो छोटे छोटे मतलब स्थलों को जीता। अब सेकंड पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर जौनपुर के बारबक शाह को, ठीक है ना, बारबक शाह पर उसने क्या काम किया था। अब सिकंदर लोदी यहाँ पर आक्रमण करता है, लास्ट उसके सामने जो एक इतनी चीज़ें रखी समझौते के लिए, लेकिन जब बारबक शाह नहीं मानता है तो लास्ट में सिकंदर लोदी के द्वारा आक्रमण किया जाता है और आक्रमण में बारबक शाह की पराजय हो जाती है। बारबक शाह की पराजय होने के बाद वो समझौते के लिए, अब महाराज ये तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना, तो समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समझौते में क्या होता है कि आप दिल्ली की अधीनता स्वीकार करेंगे, इसके साथ ही साथ आप अपने सभी कार्यों में स्वतंत्र होंगे, लेकिन दरबार में सिकंदर लोदी के द्वारा अपने लोगों को नियुक्त किया गया, ठीक है ना, दरबार में सिकंदर लोदी के द्वारा सिकंदर लोदी के द्वारा अपने सूबेदारों को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। एक तरह से उसके प्रत्येक कार्य पर नजर डालने का प्रयास किया गया, ठीक है ना, अपने सूबेदारों को नियुक्त करने का प्रयास किया, ठीक है। देखिए इससे क्या हुआ कि अगर कोई भी ऐसी योजना पुनः बनाई जाती है जो कि सिकंदर लोदी के विरुद्ध होती है, तो ये लोग सूबेदार जो भी नियुक्त किए गए सुल्तान की तरफ से, तो उसकी सूचना पहले ही सुल्तान को मिल जाएगी। एक तरह से इन्होंने यहाँ पर पहरेदारी लगा दी बारबक शाह के ऊपर। तो ये चीज़ें हम जौनपुर में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, यहीं से बिहार पर आक्रमण का सिकंदर लोदी को मौका मिलता है। किस तरीके से, देखिए जो यहाँ के कुछ जागीरदार थे, कुछ लोग थे या विद्रोही कह लीजिए, वो लोग संतुष्ट नहीं थे सिकंदर लोदी की नीतियों के कारण, जिसकी वजह से वो भाग करके शरण लेते हैं बिहार में, ठीक है ना। अब हम बिहार पर आ जाते हैं। तो जो विद्रोहियों का नेता होता है ना, उसका नाम होता है जुगा, ठीक है। जो विद्रोहियों का नेता होता है उसका नाम होता है जुगा, ये होता है विद्रोहियों का नेता।
ठीक है। तो विद्रोहियों का नेता होता है जुगा, और ये भागकर शरण ले लेता है हुसैन शाह सरकी के पास। ठीक है ना। तो हुसैन शाह सरकी जब इसको शरण दे देता है तो सिकंदर लोदी आक्रमण करता है, पुनः आक्रमण करता है, और तो हुसैन शाह सरकी, देखिए जो हुसैन शाह सरकी है वो मजबूर हो जाता है बिहार जाने के लिए। ठीक है ना। हुसैन शाह सरकी बिहार जाने के लिए मजबूर हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर आता है सिकंदर लोदी और इसको पराजित करता है हुसैन शाह सरकी को, और बिहार पर अधिकार कर लेता है। हालांकि बिहार में उसने अधीनता स्वीकार की, और बिहार ही उसके साम्राज्य का बॉर्डर होता है, उसके साम्राज्य की सीमा होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार के बाद से उसने तिरहुत पर आक्रमण किया, तिरहुत पर आक्रमण किया। तिरहुत पर आक्रमण करने के पश्चात यहाँ पर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब बंगाल में आ जाइए। देखिए बंगाल का इस समय क्या सिनेरियो है। देखिए क्या होता है कि ये जो हुसैन शाह सरकी होता है, जब ये पराजित हो जाता है तो वहाँ से भागकर बंगाल आ जाता है, और इसी का पीछा करते करते सिकंदर लोदी यहाँ पर आ जाते हैं बंगाल में, और यहाँ का शासक होता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन, अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो अब जो शर्की होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और इसी का पीछा करते जब लोदी आता है तब बंगाल का जो शासक होता है अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसे ये जितनी भी घटना घट रही होती है वो इससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिकंदर लोदी का अधिकार बिहार तक हो जाए, क्योंकि सीमा टच हो रही थी बंगाल से। ठीक है ना कहीं इसके लिए खतरा हो रहा था। इसके चलते क्या किया इसने, आक्रमण किया, युद्ध हुआ आमने सामने, जिसमें कि ये अपने पुत्र दानियाल को भेजता है और उसकी पराजय हो जाती है। पराजय होने के पश्चात क्या होता है, दोनों आपसी समझौते के लिए आगे बढ़ते हैं। जो समझौता होता है उसमें ये है कि मतलब एक तरह से मित्रवत जो समझौता यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अलाउद्दीन हुसैन शाह बोलते हैं कि आपके किसी भी शत्रु को हम यहाँ पर शरण नहीं देंगे, और जो सीमा मानी गई लोदी की, सिकंदर लोदी की, वो बिहार मानी गई। तो इतने कोई बड़े हानि का इन्हें नहीं देखना पड़ा, इतनी कोई बड़ी हानि इन्हें नहीं देखनी पड़ी। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक मित्रवत समझौता हो जाता है, और साथ ही साथ बिहार को सिकंदर लोदी का सीमा मान लिया जाता है। देखिए मेरा ये मानना है कि आप अगर क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो आपको यहीं पर बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं एक लाइन को 3-3 बार क्यों बोल रही हूँ, क्या मुझे नहीं पता? मुझे सब पता है, लेकिन मुझे ये करना है कि आपको यहाँ पर सुनते सुनते याद हो जाए। ठीक है। और एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना आए, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। ऑब्जेक्टिव के लिए अभी मैंने फैक्ट्स दे दिए हैं सिकंदर लोदी के, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, उसके लिए एक ये चीज़ें हैं कि आप एक सब्जेक्ट को अगर जितना टाइम दे रहे हैं तो उसमें आधा घंटा या 15-20 मिनट का जो भी आपका वीडियो है वो अगर आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बंगाल की समझौता करके सिकंदर लोदी वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत नेक्स्ट जो हम देखते हैं मालवा। मालवा पर आक्रमण करता है सिकंदर लोदी। यहाँ की आंतरिक जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं है, आंतरिक संघर्ष के कारण मौका मिल जाता है, आंतरिक संघर्ष के कारण मौका मिल जाता है सिकंदर लोदी को यहाँ पर आक्रमण के कारण। लेकिन मालवा पर उसने अधिकार नहीं किया। हाँ, यहाँ पर आक्रमण किया उसने, लेकिन उसने चंदेरी पर जरूर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, चंदेरी पर अधिकार किया, हालांकि मालवा पर उसने अधिकार नहीं किया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मालवा के पश्चात आप आ जाइए राजपूत, राजपूत राजाओं से संघर्ष। ठीक है, राजपूत राजाओं से संघर्ष। अब देखिए यहाँ पर राजपूत राजाओं से संघर्ष, इसमें धौलपुर, धौलपुर को जीता। ठीक है, नागौर, मंगरेल, ठीक है, उदगिरी और नरवर। ठीक है, इतने स्थानों को
राजपूत राजाओं से उसका संघर्ष हुआ, छोटे छोटे स्थान है, इतने स्थानों को उसने जीता। और देखिए अब उसका जो अगला काम था, यहाँ इन राज्यों को जीतने के पश्चात उसका जो अगला काम था वो था आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना। अच्छा, हम सब पढ़ते हैं कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो ये किया गया था 1504 ईस्वी में। ठीक है ना, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आगरा शहर की स्थापना क्यों की गई थी? ऐसे तो उसको सपना आया नहीं था कि जाइए आगरा की स्थापना कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, आगरा शहर की स्थापना करने का प्रमुख कारण था राजपूत राजाओं पर नजर रखना। ठीक है, इन राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, इन पर लगातार अपना नजर बनाए रखने के लिए आगरा शहर की स्थापना की गई थी। यहाँ से बैठकर आसानी थी इन पर नजर रखना। दिल्ली से बैठकर राजपूत राजाओं से संघर्ष आसान नहीं था, उन पर अपना प्रभुत्व कायम करना आसान नहीं था। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना की गई। और देखिए, जो राजधानी बनी थी वो 1506 में बनी थी। सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाई थी 1506 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब हम देखिए कार्य देखें, कार्यों में जब हमने देखा तो हमने पहला पॉइंट देखा साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार हमारा सिकंदर लोदी का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उसने अफगान सरदारों पर उसने किस तरीके से लगाम लगाया। ठीक है ना, अफगान सरदारों पर। ठीक है, अफगान सरदारों पर नियंत्रण के लिए उसने क्या क्या काम किया था। देखिए, हम देखते हैं कि किस तरीके से बहलोल लोदी ने समानता के व्यवहार के कारण दरबार जो लगाता था वो कालीन पर बैठकर लगाता था। तो मैंने पहले पूरा बताया कि अफगानों के गुण क्या होते हैं। तो वो सारी चीजें स्वतंत्रता, समानता और उनके जो नस्ल थे वो समानता पर आधारित था। ठीक है, शौर्य साहस इनके प्रमुख गुण थे। तो इसी आधार पर क्योंकि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, तो अफगानी सरदारों ने उसके इस कार्य को पूरा किया था। तो वो उनके साथ समानता का व्यवहार ही कर पाया। उन्हें अपने आप को उसने अफगान सरदारों के सामने अपने आप को ऊंचा नहीं दिखा पाया, या अपने आप को सुल्तान एज ए सुल्तान उसने प्रेजेंट नहीं कर पाया। लेकिन सिकंदर लोदी ने ये काम किया। सिकंदर लोदी ने सबसे पहले जो सुल्तान की प्रभुसत्ता को स्थापना के लिए, देखिए सुल्तान की, ठीक है, पुनः प्रतिष्ठा के लिए कई सारे नियम बनाए। ठीक है ना, कई सारे नियम बनाए, और इन नियमों का जो भी उल्लंघन करता था उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, देखिए जब उसने दरबार लगाना शुरू किया तो उसने सिंहासन पर बैठना आरंभ किया। इनके लिए कई सारे नियम बनाए गए। कोई भी सूचना अगर प्राप्त करनी होती थी तो उस सूचना के लिए अफगान जो सरदार होते थे या इसके जो भी सूबेदार या सरदार थे, उन्हें 6 मील तक का सफर तय करना पड़ता था और आकर के वो सूचना प्राप्त करते थे। इसके अलावा देखिए, इसने आय व्यय का विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी ने सभी सूबेदारों, ठीक है ना, सभी सूबेदारों से आय व्यय का आय व्यय का आय व्यय का विवरण मांगा। ठीक है, आय व्यय का विवरण मांगा था। इससे क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो है ईमानदारी से कार्य कर रहा था, जो सूबेदार जागीरदार थे, उतनी बड़ी भ्रष्टाचार यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है जो कि हमें पिछले सुल्तानों के समय में देखने को मिलता है। वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसने समय समय पर शायद 6 महीने या 8 महीने पर उसने आय व्यय का विवरण का ब्यौरा हमेशा वो मंगाता रहता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसी कारण उसने जौनपुर में जो अपने सूबेदार या जागीरदार नियुक्त किए थे उनको दंडित भी किया था, इसी वजह से दंडित किया था। और आगे देखिए, जो इसने ये सारे काम किए थे ना, वो काम इसकी गुप्तचर व्यवस्था के कारण सफल हुए थे। ठीक है ना, इसकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसके कारण ये कार्य सफल माना जाता है। इसकी गुप्तचर व्यवस्था बड़ी मजबूत थी, और हर उस स्थान पर जहाँ पर हर जागीरदार और सूबेदार के पीछे पीछे गुप्तचर लगाए गए थे। और ये बातें ज़्यादातर लोगों को, मतलब इतनी संगठित प्रणाली थी, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये सूचना लीक कहाँ से हो गई। इवन जो जन सामान्य लोग थे या प्रजा थी, उनका ये कहना था सिकंदर लोदी को ये जो सूचना है वो भूत प्रेतों के माध्यम से प्राप्त होती है। मतलब किसी को हवा ही नहीं लगती थी कि कहाँ से ये सूचना लीक हो गई। ठीक है, इतनी अच्छी गुप्तचर इनके यहाँ व्यवस्था थी इनके यहाँ पर। तो ये सारी प्रणाली थी। अब देखिए, अफगान सूबेदारों पर इसने इस तरीके से
नियंत्रण लगाने का प्रयास किया था। और अगर हम सिकंदर लोदी की न्याय व्यवस्था देखते हैं तो कहा जाता है कि सिकंदर लोदी प्रातः काल से लेकर सुबह से लेकर अर्धरात्रि तक रात्रि तक कार्य किया करता था, लगातार काम करता था और सभी को न्याय प्राप्त होता था। किसी को भेदभाव के आधार पर न्याय की व्यवस्था नहीं थी। अब पूरी प्रजा को एक समान एक आधार पर न्याय प्राप्त होता था। ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। तो न्याय व्यवस्था काफी संगठित थी। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर बन जाता है, न्याय व्यवस्था सभी को न्याय मिलता था, कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, न्याय व्यवस्था यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के इसके अलावा हम देखते हैं उसने कृषि व्यवस्था या कृषि और भूमि पर भी उसने कुछ कार्य किया था। जैसे कि नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, देखते हैं हम। ठीक है ना, उसने कृषि और व्यापार के लिए भी कार्य किया था। तो देखिए, सबसे पहले उसने भूमि की नाप कराई थी। ठीक है, इस भूमि की नाप कराकर उसके आधार पर जो राजस्व था वो वसूल किया जाता था। ठीक है, तो भूमि की नाप कराई थी, जो नाम था वो था गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी, जो कि लगभग 30 इंच का होता था। ठीक है ना, जो ये गजे सिकंदरी था वो 30 इंच का होता था। तो सिकंदर लोदी ने ही गजे सिकंदरी का पैमाना, जो कि एक भूमि की नाप होती थी, भूमि की नाप कराई जाती थी, उसका नाम था गजे सिकंदरी, और ये 30 इंच का होता था। तो इस तरह से कृषि और व्यापार में उन्नति हुई, जो कि अच्छा राजस्व जब वसूल हुआ तो व्यापार में भी अपने आप, ये इकोनॉमी का रूल है, व्यापार में उन्नति हुई। वह आंतरिक जो व्यापार कर थे उन्हें कम किया गया और बाह्य व्यापार को बढ़ावा दिया गया। तो सिकंदर लोदी के समय में कृषि और व्यापार की उन्नति देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम उसकी धार्मिक नीति देखते हैं, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति देखते हैं, तो ये माना जाता है सिकंदर लोदी, देखिए धार्मिक नीति, तो ये माना जाता है कि सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति था। उसका जो व्यक्तित्व था वो धार्मिक रूप से असहिष्णु था अपने हिंदू प्रजा के लिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने कई जगह पर मंदिरों को तुड़वाया। उसने, देखिए, इसके साथ ही साथ उसने ये काम किया था कि उसने अपनी हिंदू प्रजा को स्पष्ट आदेश दिया था कि आप कन्वर्ट हो जाइए इस्लाम धर्म में। ठीक है, उसने ये बात भी कहा था। और जब वो युवा अवस्था में यानी शहजादा काल में था, यानी कि जब वो अपने पिता के साथ कार्य कर रहा था, तब भी उसने एक जगह पर हिंदुओं के जो स्थल थे वहां पर तोड़फोड़ की थी। तो इस तरीके से उसने काम किया था। और सबसे बड़ा, जब वो स्वयं राजा बना तो उसने ज्वालामुखी मंदिर पर, ज्वालामुखी मंदिर, नागरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर है वहां पर, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया और वहां की मूर्तियों को तोड़ करके कसाईयों को दे दिया था मांस तौलने के लिए। तो ये सारे काम जो हम देखते हैं धार्मिक नीति में उसके, ये रहते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको असहिष्णु इसलिए बताते हैं क्योंकि ये जो शासक है वो 15वीं शताब्दी का शासक है, और इस टाइम तक आते आते, हालांकि ये काम पहले के भी सुल्तानों ने किया है, लेकिन इस टाइम तक आते आते ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जा रही थी। कहीं ना कहीं एज ए सुल्तान, अगर एज ए राजा आप बैठ रहे हैं तो आपका काम है अपनी सभी प्रजा का सुख देखना, अपनी सभी प्रजा का कल्याण करना। तो यहाँ पर ये नीति अब 15वीं शताब्दी तक आते आते अच्छी नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इस समय तक आते आते हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आने लगे थे, एक दूसरे की संस्कृति को समझने लग गए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार की नीति को अपनाना इतिहासकारों के द्वारा अच्छा नहीं माना गया है। डॉक्टर के एस लाल का कहना है कि ये यही वजह है कि ये 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी था। अगर ये सिकंदर लोदी 14वीं या 12वीं से लेकर 14वीं 13वीं कभी भी होता, 13वीं शताब्दी में होता, तो इस कार्य को इतना बुरा नहीं माना जाता जो कि 15वीं शताब्दी में माना गया है। तो देखिए, इस तरीके से इसने ये नीति अपनाई। इसके अलावा उसने इस्लाम के भी कुछ कुप्रथाओं पर चोट पहुंचाई थी, इस्लाम की भी कुप्रथाओं पर उसने चोट पहुंचाई थी। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं उसने ताजिया ताजिया को बंद करवाया था। ठीक है ना, और स्त्रियों को उसने स्त्रियों को मजारों पर स्त्रियों को
मज़ारों पर जाने से रोक लगा दिया था। ठीक है, तो इसने ये सारे काम किए थे। तो कई सारे विद्वानों में इस पे डिबेट है कि वो सहिष्णु माना जाए या सहिष्णु माना जाए, लेकिन लास्टली हम ये कह सकते हैं उसकी जो नीति थी वो अपनी हिंदू प्रजा के लिए काफ़ी असहिष्णु थी, क्योंकि उसने मंदिरों को तोड़ा था, उसने मूर्तियों को तोड़ा था, और ये काम उसने किया था। उसने मथुरा में भी आक्रमण करके मथुरा के मंदिरों को भी तोड़ा था, मंदरेल में भी मंदिरों को तोड़ा था। तो उसने जगह जगह पर ये काम किया था। तो हम उसे धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो असहिष्णु मानते हैं, क्योंकि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराना, ठीक है, तो ये 15वीं शताब्दी के हिसाब से असहिष्णु शासक था धार्मिक रूप से। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। तो लास्ट में हम देख लेते हैं मूल्यांकन। इसके मूल्यांकन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, मूल्यांकन में हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी के बारे में ये कहा जाता है वो काफ़ी सभ्य और व्यक्तित्व जो उसका था काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व का था। बचपन से ही जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो उसके जो गुरु थे उनका नाम था शेख हसन मौलवी। वो उसको इतना ज़्यादा लगाव रखते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि स्वयं जो सिकंदर लोदी था वो अपने महल वापस नहीं आना चाहता था, वो वहीं पर उनके साथ रहना चाहता था। तो अच्छे व्यक्तित्व का सिकंदर लोदी था। हाँ, तो हम देखते हैं कि उसने कभी दाढ़ी नहीं रखा। इसके साथ ही साथ उसने सभी प्रथाओं को नहीं माना, स्वयं अब वो सभी प्रथाओं को नहीं मानता था, और इसके लिए वो काफ़ी, मतलब उसको कोई पाप ना लगे ऐसा सोच के वो दान पुण्य के कार्य भी किया करता था, वो भी काम ये किया करता था। और हम देखते हैं जैसे उसे जो शौकीन था वो शहनाई सुनने का शौकीन था, शहनाई भी सुनने का वो शौकीन था। ठीक है, शहनाई सुनने का शौकीन था। इसके साथ ही साथ एक उसके आदेश पर लज्जत ए, ठीक है, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी उसके आदेश पर। ठीक है ना, ये सिकंदर शाही, ठीक है ना, सिकंदर शाही की रचना हुई थी, और ये गान विद्या पर आधारित पुस्तक थी। ठीक है ना, गान विद्या पर आधारित पुस्तक थी। इस तरीके से ये देखिए। और उसने जो शिक्षा के विषय में क्या काम किया था, उसने जो सरकारी इमारतें थी, यानी कि जो कि मस्जिद वगैरह थी, उनको कन्वर्ट कर दिया था शिक्षा के केंद्र के रूप में। तो ऐसा पहला शासक हमें देखने को मिलता है सिकंदर लोदी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, एक आयुर्वेद ग्रंथ था। ये सारा चीज हालांकि पीपीटी में आपको मिल जाएगा। एक आयुर्वेद ग्रंथ जिसका नाम होता है फरहंगे सिकंदरी, उसके निर्माण की आदेश दिया था सिकंदर लोदी ने, उसके भी निर्माण का आदेश दिया था। उसके व्यक्तित्व का ये एक पक्ष हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो साम्राज्य विस्तार देखें, तो साम्राज्य विस्तार में हम ये देखते हैं कि उसने पिछले कुछ प्रमुख योग्य सुल्तानों की तरह एक बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापना की। हाँ, जैसे अगर हम बहलोल लोदी या लोदी वंश के शासकों से कंपेयर करें तो वाकई वो एक महत्वपूर्ण शासक था, उसने साम्राज्य विस्तार की एक नींव रख दी थी। लेकिन अगर हम पिछले सुल्तानों से तुलना करें तो उसने कोई इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा किया, छोटे मोटे राज्यों, छोटे मोटे स्थलों को उसने जीता था, हमने पीछे ही बात की है। तो ये माना जाता है कि उसे एक बड़ा साम्राज्यवादी तो नहीं कहा जा सकता, हाँ एक अच्छा सेनापति अवश्य उसे करार दिया जा सकता है। तो साम्राज्य विस्तार के विषय में उसके लिए ये बात कही जा सकती है। और हमने धार्मिक नीति, मैंने अभी ये बताया, धार्मिक नीति के हमने उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट पर चर्चा की। तो धार्मिक रूप से वो, अगर लास्ट में हम लिखेंगे तो यही बात बताएंगे, धार्मिक रूप से वो असहिष्णु था। उसने अपने युवा अवस्था से लेकर, अपने पिता के समय से लेकर और अपने शासक के समय तक उसने हमेशा जो है मंदिरों पर आक्रमण और मूर्तियों को तोड़वाना, हिंदुओं प्रजा को ये इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना कि आप इस्लाम धर्म को ग्रहण कीजिए। इवन उसने एक व्यक्ति बोधन, बोधन एक व्यक्ति था, उसका नाम बोधन था, देखिए बोधन, ठीक है, बोधन को इसलिए उसने मृत्यु दंड दे दिया था क्योंकि वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की ही अच्छी बातों को बताता था। तो इस वजह से इसको मृत्यु दंड दे दिया था सिकंदर लोदी ने, क्योंकि वो ये मानता था कि आपको हिंदू धर्म की बातों को नहीं बताना है। ठीक है, इस वजह से इसको दंड दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो वो, हाँ, नो डाउट हम कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी असहिष्णु शासक था। और ये जरूर लिख दीजिएगा कि 15वीं शताब्दी में ऐसा माना गया, हालांकि पिछले सुल्तानों ने भी ये कार्य किए थे, लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते इस कार्य को अमानवीय माना गया, इस कार्य को घृणित माना गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके धार्मिक कार्य पर भी मूल्यांकन कर देखिए। अब देखिए, मूल्यांकन जब भी किया जाता है तो जो भी उसके कार्य उसने किए हैं ना, वो सारी चीज़ों को लेकर के मूल्यांकन कर दिया जाता है। जैसे कि
उसके व्यक्तित्व के आधार पे अभी हमने बात की, तो यहाँ पे हमें सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। फिर अगर हम साम्राज्य पर बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा साम्राज्य वो नहीं खड़ा कर पाया था, ठीक है। और उसने कोई ऐसी व्यवस्था, जैसे कि एक सेना का संगठन होता है, या अर्थव्यवस्था में भी देखिए उसने कोई ऐसी नई व्यवस्था लागू नहीं की थी। तो टोटल आप निगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ों को लिख देंगे। और अंत में हम देखते हैं, जैसे कि मैंने एक हेडिंग ही बना दिया था, अफगान सरदारों पर नियंत्रण। तो ये माना जा सकता है कि जो उनकी प्रवृत्ति थी, स्वतंत्र प्रवृत्ति थी, उस पर अंकुश लगाया सिकंदर लोदी ने। जो उनकी कबायली प्रवृत्ति थी, ये शब्द भी आप लिखिए, कबायली जो उनकी प्रवृत्ति थी, उस पर अंकुश लगाने में सिकंदर लोदी सफल प्रतीत होता है। क्योंकि बहलोल लोदी ने जहां समानता का एकदम व्यवहार कर पाया, वहां पर सिकंदर लोदी ने सुल्तान की पुनः प्रतिष्ठा की, सुल्तान के पद की पुनः प्रतिष्ठा कर दी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसने लगभग ये अपने सभी कार्यों में थोड़े निगेटिव एस्पेक्ट के साथ सफल रहता है। तो आ जाइए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, देखिए। सिकंदर लोदी का प्रारंभिक नाम निजाम खान था, ठीक है। वह सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जो फैक्ट है वहां से क्वेश्चन आएगा, उसको आप ध्यान दीजिए। निजाम खान की माँ जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। नेक्स्ट देखिए, 1504 ईस्वी में आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया गया। वहां पर उसने एक किले का भी निर्माण कराया था, जो कि बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर था, ठीक है ना। बादलगढ़ का किला यहाँ पर निर्मित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी बनी। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट देखिए, भूमि की नाप के लिए गजे सिकंदरी उसी के समय में प्रारंभ किया था, जो कि 30 इंच का था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसे हम फरहंगे सिकंदरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो कविताएं भी लिखता था, देखिए कविताएं लिखने का भी वो शौकीन था, जिसमें कि उसकी जो कविता थी वो गुलरुखी उपनाम से लिखी गई थी, और वो भी फारसी में लिखी गई थी, ठीक है। और लास्ट आप देख लीजिए, सिकंदर लोदी के समय में ज्ञान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। तो सिकंदर लोदी से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको याद कर लीजिए। अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं याद हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव लिया और बस पढ़ा और एग्जाम देने चले गए, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो पढ़ाई होती है वो संपूर्णता में होती है, ठीक है। अगर आप केवल जैसे कि देखिए, एक उदाहरण देखिए, ये उदाहरण सभी को समझ में आ जाएगा। जब चाय बनाते हैं तो चाय में सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं। अगर उसमें एक भी चीज़ मिस हो गई तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई संपूर्णता में नहीं करते हैं तो रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा। तो इसको इसी तरीके से लीजिए। चाय का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि चाय बनाना सबको आता है, और सबको पीना, सब पीते भी हैं, और सबको समझ में भी आता है, ठीक है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इब्राहिम लोदी के साथ। धन्यवाद।